नमस्कार। HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सरदार @150 यूनिट मार्च का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही अखंड भारत के शिल्पी भी हैं। अखंड भारत आज जो स्वरूप हमें भारत का दिखाई देता है, इसके शिल्पी के रूप में पूरा भारत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करता है। भारत के वर्तमान स्वरूप को उन्होंने उस समय में जिस सूझबूझ के साथ लागू किया था, आज वो भारत हम सभी को देखने को मिलता है। पूरे देश 2014 से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन जयंती की राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करता है। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम बीजेपी 2014 से ही आयोजित कर रही है। आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की ये पीसी मुख्य रूप से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराने और उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, उस राज्य में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की दृष्टि से यहां पर आयोजित की गई है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही अखंड भारत के शिल्पी भी हैं। अखंड भारत आज जो स्वरूप हमें भारत का दिखाई देता है, इसके शिल्पी के रूप में पूरा भारत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करता है, उनके प्रति सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करता है। देश के अंदर सैकड़ों रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने और फिर भारत के वर्तमान स्वरूप को उन्होंने उस समय जिस दूरदर्शिता के साथ, जिस सूझबूझ के साथ उस समय लागू किया था, आज वह भारत हम सबको देखने को मिलता है। और हर व्यक्ति जानता है कि उस समय कुछ रियासतें ऐसी भी थीं जिसमें जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम, ये जो मनमानापन करना चाहते थे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने उनकी एक नहीं चली और अंततः लौह पुरुष के दृढ़ निश्चय के सामने उन्हें भारत छोड़ना पड़ा और ये दोनों रियासतें भी भारत का हिस्सा बनी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश 2014 से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करता है। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी 2014 से ही आयोजित कर रही है।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर गुजरात के पास दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गुजरात में भी स्थापित हुई है। पूरे देश का योगदान इसमें हो, इसके लिए 2013-14 में भारतीय जनता पार्टी ने गांवों से, गरीबों से, किसानों से, नौजवानों के माध्यम से लौह संग्रहण और धरती माटी की सुगंध को भी समेट करके जो एकत्र किया था, उसका परिणाम है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। धनतेरस से दीपावली की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का विशेष महत्व रहता है। घर की सफाई के बाद गोबर का लेप और गौमूत्र से शुद्धि करना शुभ माना जाता है। आगामी त्योहार को लेकर ज्योतिषाचार्य योगेश योगी ने खास जानकारी दी है। दिवाली का त्योहार नजदीक है, यानी करीब है, और हर घर में मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। लेकिन वास्तु शास्त्र के हिसाब से मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कैसे होती है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम आज बताते हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य योगी योगेश पराशर हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस दिवाली कैसे वास्तु के हिसाब से माँ की अर्चना करें, पूजा करें। तो योगेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी प्रणाम। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि दिवाली नज़दीक है, हर घरों में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना होती है, तो ऐसे में अब दिवाली शुरू होने से पहले लोग साफ सफाई में भी लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे दिवाली को वास्तु शास्त्र के हिसाब से कैसे मनाएं, और सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहेंगे कि कैसे घर की साफ सफाई करें, क्या कुछ होना चाहिए उसमें, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, दीपावली तो ये जगजाहिर सी बात है कि घर की साफ सफाई उसमें होती है। तो पहला वास्तु तो उस दिन ही सुधर जाता है जिस दिन घर की साफ सफाई हम लोग करते हैं। और लोहा लक्कड़ जितने भी चीज होते हैं, जो भी चीज अनुपयोगी है, जिस वस्तु का उपयोग हमारे घर में नहीं हो रहा है, जो सालों से पड़ी है, जो बेकार पड़ी है, जो बंद पड़ी है, उसको हटाना ही यहाँ पे सार्थक सिद्ध होता है। जिसे हम रखते हैं वो हमारे ग्रह को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अनुपयोगी चीजों को हटा देना चाहिए, क्योंकि आप उसको रख कर क्या कर रहे हैं, वो कोई आपको ये तो नहीं है कि ब्याज दे रही है। तो सबसे पहले जो लोहा लकड़ी से जुड़ा चीज है, लकड़ी के सामान तो चल भी जाते हैं, लेकिन लोहा का सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खराब चार्जर, खराब मोबाइल, ये सब जो भी चीज हैं, इनको हटा देना ही उचित रहता है। तो ये सबसे पहला वास्तु आपका घर का सुधारता है। दूसरी चीज है कि घर का जो रंग रोगन होना चाहिए वो लाइट कलर में होना चाहिए। ये सदैव ध्यान रखना चाहिए। डीप कलर नकारात्मकता को बुलावा देते हैं, और सफेद कलर, लाइट कलर, क्रीम कलर, ये सब चीजें जो हैं वो घर में चार चांद लगाते हैं, घर में सुख शांति और आकर्षण पैदा करते हैं। दूसरी चीज है कि दीपावली के साफ सफाई में गौमूत्र और गोबर, इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। आज हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, चाइनीज लाइट ला रहे हैं, लगा रहे हैं, चाइनीज दीपक ला रहे हैं, इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक चीज को तो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जो आपके जो ट्रेडिशनल चीज हैं, पारंपरिक चीज है, जैसे घर में दीप जलाना, ये सब, इसको आप नहीं करते हैं। तो घर में जब साफ सफाई करते हैं, पेंट पोचाड़ा होता है, ये सब होता है, तो गोमूत्र और गोबर का जरूर, जैसे गोमूत्र का छिड़काव घर में होना चाहिए। गोमूत्र का जब पूर्ण साफ सफाई हो गई, उसके उपरांत में गोमूत्र का छिड़काव होना चाहिए, घर का पोछा वगैरह होना चाहिए। और घर के द्वार में कहीं ना कहीं, आप फ्लैट में रहते हैं तो शगुन कही, लेकिन थोड़ा सा गोबर का उपयोग जरूर करना चाहिए घर के द्वार में। और अगर आप सोसाइटी है, आपकी बाहर का दरवाजा है, क्योंकि आजकल क्या है, सोसाइटी फ्लैट ज्यादा चल रहे हैं, तो उसके जो मुख्य दरवाजे, वहां पे गोबर का लेपन होना चाहिए जमीन में। रंगोली जो बनती है उसमें थोड़ी बहुत गोबर की उपयोगिता वहां पे होनी चाहिए, ताकि उसकी पॉजिटिविटी आए। जहां गोमूत्र और गोबर का उपयोग होता है तो
पॉजिटिविटी जो है उस क्षेत्र में बढ़ने लगती है, वहाँ का ऑरा बढ़ने लगता है। और दूसरी चीज है कि गोमूत्र के अतिरिक्त जब गोबर का हम लोग उपयोग करते हैं तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये न सिर्फ घर के लिए बल्कि व्यवसाय में इसका और ज्यादा उपयोग होना चाहिए, क्योंकि जो दुकानदार अपने घर के अपने दुकान के बाहर में अपने व्यवसाय में गोबर का लेप करते हैं अपने बाहर में, तो उससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, उनका काम बढ़ेगा ही, ये इसकी पूर्ण गारंटी है, ये ध्यान में रखिए। और जो नकारात्मकता कब आती है, जब आप सेंट लगा रहे हैं पर नहा नहीं रहे हैं, लेकिन आप नहा रहे हैं तो सेंट लगाने की जरूरत नहीं है, परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब चीजों को समझना होगा, इन सब बातों पे नहीं जाना होगा कि हाँ जो पारंपरिक चीजें हैं, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, उस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। योगेश जी, हम आपसे और कुछ जानना चाहेंगे कि धनतेरस यानी साफ सफाई के बाद आता है धनतेरस, यानी त्रयोदशी का वो दिन होता है, काफी महत्व रखता है हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। धनतेरस के दिन क्या कुछ होना चाहिए? धनवंतरी जी की भी पूजा होती है, उसके बाद कुबेर जी की भी पूजा होती है, तो कैसे ये करें वास्तु के हिसाब से, ये भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे। जी धनतेरस, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि ये सिर्फ खरीदारी करने वाला दिन है, अपितु है ये अलग। धनतेरस यानी इस दिन भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था धरती पर। जब वे समुद्र मंथन में निकले थे तो एक हाथ में अमृत कलश और दूसरे हाथ में आंवला, हर्रे बड़े, इसको लेकर निकले थे, जिससे त्रिफला का निर्माण होता है। त्रिफला आयुर्वेद में सर्वोपरि औषधि मानी जाती है। बाबा धन्वंतरी ने ये कहा है कि जो त्रिफला का सेवन करेगा उसके नेत्र रोग, उसके स्किन रोग और समझिए कि ज्यादा से ज्यादा विकार उसके दूर रहेंगे शरीर से। दूसरी तरफ अमृत वो लेकर निकले, तो आयुर्वेद के जनक ने कहा कि जो त्रिफला का सेवन करेगा वो अमृत का सेवन करेगा। दूसरी ओर अमृत कब होगा? जो धन्वंतरी के अनुसार चलेगा, जो आयुर्वेद के अनुसार चलेगा। दही कब खाना है, प्याज लहसुन कब छोड़ना है, 12 मास के हिसाब से हमारे यहाँ अनाज क्या क्या चीज है वर्जित है, क्या खाना वो लिखा गया है। तो ये सब चीज धन्वंतरी जी ने काफी पहले ही आके शिक्षा दीक्षा दी थी, जो हमारे कई वेदों शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। तो इस दिन धनतेरस के दिन में विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। मुख्य तौर पर सर्वोपरि भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो धन्वंतरी की पूजा करते हैं उनके घर में सौभाग्य रहता है, वो शारीरिक रूप से अच्छे होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आयु में वृद्धि होती है। और लोग ये समझते हैं कि हम पूजा करके क्या मिलेगा, यानी नहीं, ये सब ऐसे ही कहा गया है, ये सब ऐसे ही कहा गया, तो फिर नेटफ्लिक्स ये सब में क्यों जा रहे हैं? वहां भी तो ऐसे ही कहा जाता है, जबकि ये हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है। आज हम नहीं, पूरी दुनिया ये सब चीज मान रही है। विदेश के जो वैज्ञानिक हैं वो इसको मानते हैं कि हाँ ये सब चीजें हैं। आज आयुर्वेद को अमेरिका है, यूरोप है, ये सब जितने भी देश हैं और जर्मनी है, ये सब यूरोपियन कंट्री हैं, ये सब बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उन्होंने हमारे वेदों को पढ़ा, उन्होंने हमारे शास्त्रों को पढ़ा। तो धनतेरस के दिन में लोगों को भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य की, अपने परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो वो खरीदारी करना चाहते हैं, जैसे जिनकी इच्छा है गाड़ी खरीदने की, अपने अपने बजट के अनुसार जो भी कुछ लेना चाहते हैं वो जाके खरीदें। क्योंकि देखिए, खुश होकर आप जो भी चीज खरीद के ला रहे हैं वो अपने लिए ला रहे हैं, और ईश्वर की कृपा रहे कि वो आपके लिए फले फूले, वो आपके लिए फलदायक साबित हो। रांची से कैमरा सहयोगी कौशल नारायण के साथ अमित कुमार, HNN न्यूज। झारखंड में कुर्मी समाज की एसटी सूची में शामिल होने की मांग को लेकर हजारों आदिवासी समाज के लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल न करने की मांग की है, क्योंकि इससे आदिवासियों के हक और आरक्षण पर असर पड़ेगा। रैली में पारंपरिक नारे और झंडों के साथ आदिवासी अपनी पहचान बचाने की आवाज बुलंद कर रहे हैं। झारखंड में 20 सितंबर को कुर्मियों ने आंदोलन किया था कि एसटी कोटे में उनके समाज को शामिल किया जाए। उसके बाद झारखंड के आदिवासी अब विरोध करते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरह कुर्मियों को एसटी कोटे में न शामिल किया जाए। उसको लेकर आज 12 अक्टूबर है और 12 अक्टूबर को आदिवासी आक्रोश
महारैली का आगाज किया गया है, जिसके अगुवाई करते नजर आ रहे हैं अजय तिर्की। और अजय तिर्की ने झारखंड के तमाम आदिवासियों को नेता भेजकर रांची के फुटबॉल मैदान के पास मोराबादी मैदान में बुलाया है और यहाँ पे एकजुटता का परिचय दिखाने का कोशिश किया है। देख सकते हैं झारखंड के अलग अलग जिलों से, अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पे आए हैं और लगातार कुर्मी एसटी कोटे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, उसको लेकर नारा लगाते नजर आ रहे हैं, विरोध करते नजर आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे जो अलग अलग जिलों से हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर और क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे दादा, क्या कहेंगे? आज आदिवासियों का महाजुटान हुआ है। ये हम लोग का कहना है कि मतलब हम लोग का जो पूर्वजों ने हम लोग का जंगल जमीन अपनाया है, जो हम लोग क्रांतिकारी किया है, आंदोलन किया है, और उसके बावजूद भी हम लोग इतना मेहनत करके हम लोग जंगल जमीन को बचाया है। और अभी हम लोग महत्व कुर्मी ने बोल रहे कि हम लोग आदिवासी में शामिल बोल के उन लोग अपन के लिए, लेकिन उन लोग अपना आवाज उठा रहा है, लेकिन वो सब हम लोग बर्दाश्त नहीं है और को नहीं जाएंगे। पहले हम लोग का खून जाएगा, पहले हम लोग मार जाएंगे, ठीक है, पहले उन लोग को आदिवासी में शामिल करना नहीं देंगे। चलिए देख सकते हैं कि कितना आक्रोश है। ये आदिवासी महारैली है, जो आक्रोश महारैली है, इसमें लोग पारंपरिक क्या कहेंगे? आप लोग इस आक्रोश रैली का हिस्सा बनने आई है आज कुर्मियों के खिलाफ। मेरा कहना तो बस यही है, वो लोग को आरक्षण चाहिए। वो लोग को आदिवासी नहीं बनना है, वो बस आदिवासी बनने का उन लोग का चोचला है। आदिवासी के नाम पे वो लोग को आरक्षण चाहिए। वो लोग का कहना है जब हम लोग 80-90% में नौकरी ले रहे हैं तो वो लोग को हिंदू से ये करना चाहिए ना मुकाबला, तो वो नीचे जाति में काहे मुकाबला करने आ रहा है? वो तो चाह रहे हैं कि एसटी कोटे में शामिल होकर अपना आरक्षण का लाभ उठाए। तो वो आरक्षण के चलते वो लोग एसटी कोटा में आना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम पहले आदिवासी ही थे, हमको अलग कर दिया गया आदिवासी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आदिवासी पैदा होता है, आदिवासी बना नहीं जाता है, और ये लोग बनने का बात करता है। देख सकते हैं कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने। ये साफ तौर पे कह रही है कि आदिवासी पैदा होता है, आदिवासी बन नहीं सकता है कोई। लेकिन ऐसे में जो झारखंड में आदिवासी आक्रोश महारैली की अगुवाई करते नजर आ रहे हैं अजय तिर्की, उनसे भी अब जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। चलिए, आदिवासी आक्रोश रैली में अजय तिर्की भी है जो अगुवाई करते नजर आ रहे हैं आदिवासी आक्रोश रैली को। क्या कहेंगे दादा? आदिवासी अपने हक की लड़ाई लड़ते नजर आ रहा है। आज आक्रोश रैली 12 अक्टूबर का दिन है, क्या संदेश देंगे? देखिए, हम साफ तौर से कहना चाहते हैं, ये हमारा हक और अधिकार लड़ाई है। इस लड़ाई को हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि कुर्मी महत्व द्वारा जो आदिवासी मांग करें वो गैर संवैधानिक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ गैर संवैधानिक है, किसी भी तत्व किसी भी प्रमाण वो लोग सही प्रस्तुत नहीं करे, सब बना बनावटी गलत दस्तावेज प्रस्तुत करे। तो कहना चाहते हैं आपके पास सही दस्तावेज है तो बैठे हमारे बैठे डिबेट में मैं चैलेंज करना चाहता हूँ। जो भी कुर्मी मतलब जो लोग नेता बनना चाह रहे हैं, जो लोग दस्तावेज दिखाते हैं, बैठे हमारे संगठन के साथ हमारे साथ और अपने दस्तावेज को प्रस्तुत करें क्या सही है गलत। तो अब बताइए कि आज 12 अक्टूबर है और फिर 17 अक्टूबर को फिर से एक बार आदिवासियों का महाजुटान होगा। ये झारखंड की राजधानी रांची है, एक बार नहीं, हम तो कहते हैं ऐसा दर्जनों होना चाहिए। और राजधानी हो क्यों नहीं, हमारे समाज के लोग कर रहे हैं, उसका मैं बुराई नहीं कहूंगा, बड़ाई कहूंगा कि आपने करने का काम किया है। मतलब एकजुट हो चुके हैं झारखंड के पूरे आदिवासी एकजुट है। झारखंड राजधानी एक दर्जनों होना चाहिए। झारखंड से बाहर से भी आए हैं लोग, एकदम जमाए हुए हैं, अभी बताएंगे थोड़ी देर में हम आएंगे। चलिए, तो देखा आपने कि किस तरह से आदिवासी आक्रोश रैली में आज आदिवासियों ने एकजुटता का परिचय दिखाया है। और ठीक 17 अक्टूबर को भी इससे बड़ा हुजूम रांची के प्रभात तारा मैदान में जुटने वाला है और आदिवासी में शामिल न होने को लेकर कुर्मियों के खिलाफ आंदोलन करते नजर आएंगे। रांची से कैमरा सहयोगी उमेश लाल के साथ अमित कुमार।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य में सूचना के अधिकार आरटीआई के 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरटीआई को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से ही देश में पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रक्रिया को जानबूझकर कमजोर किया गया है, जिससे लोकतंत्र की जड़ें प्रभावित हुई हैं। की जाती थी, लेकिन अब संशोधित प्रावधान का कहना है कोई भी ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो प्रकट नहीं की जाएगी। इसका अर्थ है कि व्यक्तिगत जानकारी को पूर्णतः अवैध बना दिया गया। इससे सार्वजनिक कर्तव्य और सार्वजनिक धन के उपयोग से संबंधित जानकारी का खुलासा भी रोका जा सकता है, जो आरटीआई के पारदर्शिता सिद्धांत के विरुद्ध है। इस तरह से आज हमारे कहीं भी आप जाएंगे तो यूपी की सरकार में जो आरटीआई के संबंध में, ऐसे तो उस समय उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे हमारा मनरेगा भी 2005 में ही बना था, बाद में 6 में फिर बना, हमारा सूचना का अधिकार से लेकर भोजन का अधिकार, बहुत सारे चीज मनमोहन की सरकार ने दिया। लेकिन सबसे अहम जो आज के तिथि में दिया गया था वह था हमारा सूचना का अधिकार, जिसके 20 वर्ष पूरे हुए। और ये बहुत ही आम लोगों के लिए, सबों के लिए लाभकारी था, जिससे हम लोग हर चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते थे।